वेलकम बैक टू द शो। अब ब्रेक पे जाने से पहले किसी ने कॉल किया था, उनके दो सवाल थे। पहला बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जी ये जो 18,600 रिक्वायरमेंट है जो हर बच्चे के साथ बढ़ती जाती है, पहले बच्चे के साथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है और फिर कम, ब्रिटिश अगर बच्चे हों तो वो अप्लाई होती है या नहीं? तो आंसर इज़ नो। अगर आपके बच्चे ब्रिटिश सिटीज़न हैं तो वो जो रिक्वायरमेंट 18,600 ही रहती है, लेकिन अगर ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है, कोई और नेशनैलिटी है, तो फिर वो ऐड होना शुरू हो जाते हैं। फिर सेकंड पार्ट था कि उनकी कोई फैमिली मेम्बर है जो अमेरिकन नेशनल है और वो स्वैप करना चाहती हैं ब्रिटिश नेशनैलिटी के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा अमेरिका के साथ कोई ऐसा फ्री मूवमेंट का सिलसिला नहीं है जो यूरोपियंस के साथ है, तो उसके सिलसिले में उनको यहाँ नॉर्मल वीज़ों पे आना पड़ेगा, कोई वर्क परमिट, कोई इंटरप्रेन्योरल वीज़ा या कोई भी ऐसा वीज़ा जिस पे वो यहाँ 5 साल गुजार के रेजिडेंसी पूरी करके इंडेफिनेट लें। तो वो एक अलग लिस्ट है उन वीज़ों की। बट अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर स्वाई विज़िट वीज़ा के अगर वहाँ रहना चाहते हैं तो समझें वही रूल अप्लाई हो रहे हैं जो पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स पे अप्लाई होंगे। टू गिव यू एन एग्जांपल, तो अमेरिकन पासपोर्ट का कोई इतना फ़ायदा नहीं है इधर जिस तरह यूरोपियन पासपोर्ट का है। तो वो लोगों की मिसकंसेप्शन है। सिर्फ फ़ायदा उनको ये है कि जब यहाँ वो विज़िट पे आते हैं तो उनको सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी है वो वीज़ा लेना या जो एंट्री की परमिशन लेना। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हाय तारिक, मेरे पेरेंट्स का ना फैमिली विजिटर वीज़ा है। जी। तो 10 इयर्स का वीज़ा है एंड 6 मंथ्स वो रह सकते हैं। सो वो मई में आए थे और वो अगस्त में चले गए एंड अभी वो नवंबर में आए थे और जनवरी में चले गए। जी। तो आई वांट टू नो कि मैं अर्लीस्ट उनको कब बुला सकती हूँ सो दैट दे कैन स्टे 6 मंथ्स इन वन गो। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, पहली बात यह है, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस कोर्ट में भी आ चुका है और उस पर जज ने भी बोला है कि देखें, एज लॉन्ग एक बंदा आता है और टाइम फ्रेम के अंदर चला जाता है, वाई इज़ द होम ऑफिस कंसर्न कि वो किधर रह रहा है, क्या कर रहा है? बिकॉज रिटायर्ड लोग हैं, जारी बात है, फिरेंगे और सब कुछ करेंगे। एज लॉन्ग एक बंदा अपने इमिग्रेशन कवानीन के अंदर आ रहा है, क्योंकि जब भी वो एंटर करते हैं 180 डेज़ उनके पास हैं। अगर वो एज लॉन्ग एज कोई इमिग्रेशन कवानीन उन्होंने ब्रीच नहीं किए और वो उसी पीरियड के अंदर वापस चले जाते हैं, तो फिर होम ऑफिस को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे नज़रिए में। और इस पे एक कोर्ट में केस भी आ चुका है। लेकिन देखने में प्रैक्टिकली ये आया है कि जो लोग बहुत दफ़ा आते जाते हैं होम ऑफिस उनको रोक लेते हैं एयरपोर्ट पे और कहते हैं जी हमें लगता है आपकी कंडीशन वीज़ा की चेंज हो गई है, आप जेन्युइन विजिटर नहीं है, आप यहाँ रहना शुरू कर रहे हैं। वो फिर आपको जुडिशल रिव्यू करना पड़ता है उसको चैलेंज करने के लिए। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं बोलूँ अच्छा जी आप 2 महीने रुक जाएँ। वो डिपेंड करता है कि खुदा ना खास्ता जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करें किस टाइप का उनको ऑफिसर मिल जाए। कुछ मेरे अपने हैं जानने वाले जो इस तरह करते हैं, मैं कहता हूँ फिर हमको बोलें जी रिटायर्ड है, हम क्या करें, वहाँ बोर हो जाते हैं, इधर आ जाते हैं पोतों से मिलने के लिए, जब यहाँ बोर होते हैं वापस चले जाते हैं। एज लॉन्ग एज वी आर विद इन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, आपको क्या इसमें प्रॉब्लम है? बट वही बात आ जाती है कि ये कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन अगर होम ऑफिस वाले थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएं तो फिर खुदा न खास्ता आपकी कॉस्ट लगेगी कोर्ट में जाने की। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर ये आपको कि कोई ममानत नहीं है कितनी दफ़ाएँ जाएँ, एज लॉन्ग एज लॉ के अंदर हैं। लेकिन अगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए देखना चाहती हैं तो फिर 4-5 महीने रुक जाएं, 3 महीने 4 महीने। बट इवन आफ्टर दैट कोई होम ऑफिस वाला मुड़ के कह सकता है कि जी आप 1 साल में तो 200 दिन 250 दिन इधर रहते हैं, ये क्या चक्कर है? सो कहने का मतलब इट कैन हैपन एट एनी टाइम डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द ऑफिसर एंट्री क्लियरेंस के ऊपर। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड को यहाँ पे अराउंड 14 इयर्स हो चुके हैं जी। और मैं फिर यहाँ पे विजिट पे आई थी और उनसे मेरी शादी हुई थी और मेरा एक बेटा है लाइक 3.5 इयर्स का और एक बेटा 2 इयर्स का और एक बेटी है अराउंड 6 मंथ्स की। एक्चुअली मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि लाइक वी ऑल आर लाइक मी एंड माय हस्बैंड बोथ आर इलीगल हियर, सो व्हाट वी शुड डू, व्हाट हाउ शुड वी proceed with our case and how should we apply for it? आप अगर ये मुझे ये तफसीलन बता दें कि हमें किस तरीके से इस केस को आगे लेके चलना चाहिए। ऑलराइट जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ जी। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू फॉर योर कॉल मैम। देखिए, पहली बात ये है कि जैसा मैंने आपको बोला कि शो का फॉर्मेट एडवाइस देना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। तो अगर आपको केस स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए आपको जाके किसी से मिलना चाहिए, बिकॉज और तरह के 50-60 सवाल होते हैं जो पूछने पड़ते हैं और फिर आप किसी को एडवाइस देते हैं कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर दूंगा, अब उस पर आ जाते हैं। पहली बात, आप दोनों, जारी बात है विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं 14 साल कहने का आपका मकसद ये है
तो वो 2012 में कानून चेंज हो गया था। अब नया कानून है 20 साल, यानी कि कोई एडल्ट ने अगर यहाँ 20 साल गुजारे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक और भी है शर्त कि अगर किसी की एज 18 से 25 के बीच में और आधी लाइफ उन्होंने यहाँ गुजारी हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इमिग्रेशन रूल है। तो आई थिंक आपके हस्बैंड की शायद एज 25 से ज़्यादा हो। फिर एक और चीज़ है कि अगर कोई बंदे की एज है 18 से ऊपर, उन्होंने यहाँ 20 साल से कम टाइम गुजारा है लेकिन बड़े सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स हैं उनको वापस जाके अपनी कंट्री में रहने में, तो वो भी अप्लाई अंडर द ह्यूमन राइट और इमिग्रेशन रूल कर सकते हैं। वो जो सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल है वो उसका थ्रेशोल्ड बड़ा हाई है। तो अगेन सवाल जो आप पूछे बगैर मैं बता नहीं सकता कि आप पे अप्लाई होता है या नहीं, लेकिन उसका थ्रेशोल्ड इतना हाई है कि एज अ फैमिली अगर आप लोग हैं तो थोड़ा शायद मुश्किल हो जाए। अब आ जाते हैं बच्चों के ऊपर। अगेन बच्चों को 7 साल इधर नहीं हुए हैं और अगर आप जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड सेक्शन 55 है उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर भी ये बताना पड़ता है कि बच्चे कितने ज़्यादा यहाँ इंटीग्रेट हो गए या उनको कोई खुदा न खास्ता मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से अगर वो अपने होम कंट्री जाएंगे तो उनकी फ़िज़िकल या इंटेलेक्ट डेवलपमेंट में कोई हर्ज पड़ सकता है। तो आपके बच्चे तो इतने छोटे हैं कि शायद उनकी असेसमेंट भी ना हो सके इस चीज़ के ऊपर। आई होप उनको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कोई ब्लीक पिक्चर नहीं देना चाहता, बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ। तो एट द मोमेंट ये सिचुएशन है आपकी। अगेन अगर आपको केस स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए तो ज़रूर किसी के दफ्तर जाएं, उनसे बैठे बात करें आराम से एंड देन सी व्हाट योर ऑप्शंस आर। थैंक यू सो मच मैम। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ताहिर बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी ताहिर भाई, मेरे 3 सवाल हैं आपसे सर। पूछे ताहिर भाई। मुझे 10 साल वाले रूट पे डाला गया है फैमिली के साथ। मेरे 3 बच्चे हैं जी और बड़ी बेटी की उम्र 5 साल है। जी। 2.5 साल का वीज़ा मिला है पहला। तो सवाल ये है कि बच्ची की उम्र हो जाएगी 2 साल के बाद 7 साल, तो क्या उस बेसिस पे हम ILR अप्लाई कर सकेंगे? Okay. बच्ची यहाँ पैदा हुई थी जी। दूसरा सवाल ये है कि उन्होंने बेनिफिट्स के बारे में हमारे लेटरों पर कुछ नहीं लिखा, वो हम वर्किंग टैक्स का में लेता हूँ, तो क्या उसका इफेक्ट हो सकता है? हमें उन्होंने मना नहीं किया, कोई लेटर ऐसा नहीं आया। Okay. तो तीसरा ये है कि सॉरी क्या क्वेश्चन था? हाँ, मेरे CCJs थे 5 साल पहले 2 कोर्ट की तरफ से, तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है एक्सटेंशन वाले उनके ऊपर CCJs के बाद में मैंने उनको, तो उसका कोई इफेक्ट हो सकता है एक्सटेंशन पे? अगर हो सकता है तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी ताहिर भाई। आप आराम से सुन लें मेरा जवाब टीवी के ऊपर। पहले आपका सवाल ये था कि जब बच्चे को यहाँ 7 साल होंगे तो हमें इंडेफिनिट मिल सकता है या नहीं। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो 7 साल का रूल है उस पर 2.5 साल का ही वीज़ा मिलता है, उस पर इंडेफिनिट नहीं मिलता, ना बच्चों को ना पेरेंट्स को। बिल्कुल आपकी बजा बात है कि कुछ अर्सा पहले होम ऑफिस धड़ाधड़ इंडेफिनिट दे रहा था, फिर उनको एकदम ख्याल आया कि हम ये क्या कर रहे हैं, फिर उन्होंने 2.5 साल के वीज़े देने शुरू कर दिए। तो अगर आपकी वो थिंकिंग है कि 7 साल पूरे होंगे तो डेफिनेट मिलेगा, नहीं, उसके ऊपर भी 2.5 साल का वीज़ा मिलता है जो ऑलरेडी मिला हुआ है आपको। ये तो ये बात हो गई। अनलेस आप किसी और तरीके से क्वालिफाई करते हैं, वो मुझे नहीं पता। अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला कि इन्फॉर्मेशन देना है तो वो केस स्पेसिफिकली आप किसी से बात करें तो कोई बता सकता है, बट ये उसका जवाब है जो आपका पहला सवाल था। फिर आपने बोला कि नॉर्मली जो ये ह्यूमन राइट केसेस मिलते हैं ना, ह्यूमन राइट के ऊपर, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर, इस पर नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड होता है। तो मुझे नहीं पता आपको लिखा गया क्यों नहीं, तो क्योंकि मेरे सामने आपका बायोमेट्रिक कार्ड नहीं और जो अप्रूवल लेटर है वो नहीं। बट अगर आपको बोला गया नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड और लोग फिर भी पब्लिक फ़ंड ले रहे हैं, तो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जी उसका इम्पैक्ट क्या होगा एप्लीकेशन पे। देखें, अभी तक जो मैं एप्लीकेशंस देख रहा हूँ जो चल रही हैं, होम ऑफिस के साथ देखने में आया कि अगर कोई पब्लिक फ़ंड लेता भी है, देखने में आया कि ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस पे या फैमिली एंड प्राइवेट लाइक एप्लीकेशंस में वो लोगों को एक्सटेंशंस भी दे रहे हैं और इंडेफिनिट भी दे रहे हैं। अलबत्ता जब नेशनलाइजेशन की बारी आती है वो रोक देते हैं और कहते हैं कि जी आपने बेनिफिट लिया, ब्रीच ऑफ योर वीज़ा कंडीशन थी उस ज़माने में, हम नेशनलाइजेशन आपको नहीं देंगे 10 साल जब तक लैप्स नहीं होता उस ब्रीच का। आया वो वाला मेयार पीछे ला के सेटलमेंट पर भी ले आए, नोबडी कैन से। सो कहने का मतलब कि अगर आजकल वो दे रहे हैं, कल देना बंद कर दें तो प्लीज़, वो फिर डिपेंड करता है हालात पे, लेकिन इस वक्त तो वो वीज़े दे रहे हैं लोगों को जो बेनिफिट ले रहे हैं अप टिल सेटलमेंट। लेकिन अगेन कल वो चेंज कर सकते। तो अब ये ना बोलें कि जी हमने तारिक साहब का शो सुना था, उस पर उन्होंने बोला था, हमने लेना शुरू कर दिया, 10 साल बाद जब सेटलमेंट रोकें तो आप मुझे फ़ोन करके बोलें जी आपने 2017 में बोला था। अगेन वो चेंज होती रहती हैं रिक्वायरमेंट।
फिर आपने बोला CCJ एट द मोमेंट, ये जो आपके CCJs होते हैं ये इतना इम्पैक्ट नहीं करते। आपका गुड करेक्टिव रिक्वायरमेंट जो आपको सेटलमेंट के वक्त तो बाद में नेशनलाइजेशन के वक्त ज़रूरत होती है, उसमें बिल्कुल CCJ मैटर करता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त रिफ्यूज़ करते हैं जब कोई बहुत ही बड़ा बिल हो और कंटिन्यूसली नज़र आ रहा हो कि आपने 4-5 CCJ कर लिए हैं लगातार, और आपका ये पैटर्न है अब्यूज़ करने का सिस्टम को। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में और आपकी उसकी वजह से एक गो के अंदर CCJ लगे तो वो उस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, लेकिन वो भी सेटलमेंट और नेशनलाइजेशन पे, बट जो नॉर्मल एक्सटेंशन एप्लीकेशन फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ में उन पे इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज करते हैं। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है। मेरा कज़न 2011 में स्टूडेंट आया था, तो 2014 में उसका कॉलेज बंद हो गया। तो अभी रिसेंटली उसके पीछे होम ऑफिस वाले इन्फोर्समेंट वाले आ रहे हैं, 2 दफ़ा उसके घर आ चुके हैं। तो वारंट जो है उनका 30 डेज का है वो लेकर आए हैं। अभी वो अपने दोस्त के घर रह रहे हैं। रिसेंटली उसने EA मेंबर से शादी की है और उसने एप्लीकेशन जो है तो होम ऑफिस को भेज दी है। तकरीबन 3 वीक्स हो गए हैं, लेकिन वो जो होम ऑफिस वाले हैं वो हमें वारंट और वो कार्ड छोड़ गए थे कि जी आप उस नंबर पे हमें कॉल करें। ठीक है। तो अब वो अब अपने घर में नहीं रह रहा, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? काइंडली हमें इसका ब्रीफ कीजिए। बड़ी मेहरबानी। देखें जी बिल्कुल आप, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिनके थ्रू आपने एप्लीकेशन डाली उनसे मशवरा करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप मुझसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो मैं तो हमेशा इस हक में हूँ कि होम ऑफिस के आगे जाएं। अगर वो आपको बुला रहे हैं भागे नहीं उनसे, बिकॉज आपने कोई चोरी नहीं की। आपने ऑलरेडी अंडर द यूरोपियन रेगुलेशन एप्लीकेशन डाल दी और कानून भी कहता है जब तक वो उस एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं देते वो आपको इस कंट्री से रिमूव नहीं कर सकते, और जब उस एप्लीकेशन का डिसीजन दे भी दें तो अंडर रेगुलेशन 26 उन्होंने आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील देनी है। तो कहने का मतलब कि जहाँ तक आपके क्या आपने बोला था कज़न की बात है, उनका जो स्टेटस है वो काफ़ी सिक्योर है बिकॉज ऑफ ये जो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन के तहत उन्होंने एप्लीकेशन डाली है। तो उसमें फिर उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल जाएं, जो वो इंटरव्यू लेते हैं या जिस तरीके से बुला रहे हैं उधर जाएं वाइफ के साथ। वहाँ इतना मैं बता दूं कि खुदा न खास्ता कभी कभी लोग अपनी वाइफ के साथ जाते हैं तो होम ऑफिस कोशिश करके डिटेन करता है, जबकि इस केस में नहीं करना चाहिए बट कर सकता है। तो अगेन अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे दें और बेल डालें, क्योंकि उनके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं फिर बेल मिलने के, कुछ रिमूवल एमिनेंट नहीं है। वो खुद वॉलंटियर करके होम ऑफिस के पास गए हैं, शादी करके डाली हुई है, तो व्हाई वुड ही वांट टू रन अवे ना होम ऑफिस के आगे। तो कहने का मतलब कि घबराएं नहीं और हेड ऑन होम ऑफिस से डील करें, बिकॉज आप भागते फिरेंगे तो वो पीछे ही आपके रहेंगे। यू नीड टू टर्न अराउंड एंड एड्रेस द इशू जो होम ऑफिस को है आपके कज़न के साथ। दिस वुड आई वुड से एज एन इन्फॉर्मेशन। अगेन प्लीज़ अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं, किसी और के पास जाएं और डिस्कस करें केस को। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। टीवी पे सुन लीजिएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जो क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ का वीज़ा की एक्सटेंशन अप्लाई करनी है जुलाई में। तो उसके सिलसिला में कुछ लोग कह रहे हैं कि A1 A2 करना पड़ेगा, कुछ कह रहे हैं B1 करना पड़ेगा। सो हम बिट कंफ्यूज। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो वो पाकिस्तान से टोएक का करके आई थी उसी पे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे आप वजाहत से बता दें कि कौन सा A2 करना है, B1 करना है, या पुराना जो पाकिस्तान में टोएक किया था वो ही चलेगा। बड़ी मेहरबानी यार। बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाओ, उन्होंने 1 दिसंबर 2016 को नई लिस्ट लगाई है। उसमें ट्रिनिटी कॉलेज का एक टेस्ट है इंग्लिश का और एक टेस्ट है आइल्स। उनमें से वो एक दे दें। डोंट गेट इनटू A2 B1 B2 C1। आप सिर्फ ट्रिनिटी कॉलेज को फ़ोन करें, अभी जो नियरेस्ट है आपका, उनको बताएं कि मैं स्पाउस वीज़ा की एक्सटेंशन अप्लाई करने लगा हूँ। वो आपको बिल्कुल ठीक टेस्ट के ऊपर बिठाएंगे, बिकॉज दे आर द ओनली वंस जो टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। या आइल्स वालों को फ़ोन करें, उनका एक ही टेस्ट है। सो ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स को ना करें प्लीज़। ट्रिनिटी कॉलेज रिंग करें, वो टेस्ट दे दें, अभी कर दें। वो 3 हफ्ते में टेस्ट आ जाएगा। उनकी तो एक्सटेंशन जुलाई में। और टोइक वगैरह को बिल्कुल छोड़ दें, बिकॉज वो अब उन्होंने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया और वैसे भी उसकी वैलिडिटी 2 साल होती है। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, एक आखिरी कॉल मैं जल्दी से ले लूँ। हेलो, सॉरी।